इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर और मस्जिद, अगर आस्था हो तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, जिसमें आज हम एक ऐसे सन्यासी की बात करेंगे जो धर्म की बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे, आस्था की बात करते थे, प्रतीक की बात करते थे, वहां से राजनेता बने। हम बात कर रहे हैं शिक्षा नगरी सीकर के सांसद स्वामी सुवेदानंद सरस्वती की। नमस्कार स्वामी जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा में स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र से। तो एक सन्यासी राजनेता कैसे बने? जहाँ तक संन्यास की बात है, हमारे देश का एक इतिहास रहा है। आप रामायण काल से देखेंगे तो उस समय महाराज दशरथ और भगवान श्री राम के मार्गदर्शिता के रूप में महर्षि विश्वामित्र जी थे। महाभारत काल को देखेंगे तो महाभारत काल में भी आपको ये मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण संदीपन के आश्रम में पढ़े, वहीं पर शिक्षा दीक्षा ली। और महाभारत काल में भी बहुत सारे विदुर जैसे लोग जो संत वृत्ति के लोग थे, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। तो राजनीति में कहीं भी अपने संविधान में भी और अपने संस्कृति में भी ये निषेध नहीं है कि सन्यासी राजनीति में नहीं आए। हमारे देश में भी स्वतंत्र भारत के बाद भी बहुत सारे सन्यासी, कम से कम 8-10 सन्यासी हमारे यहाँ मंत्री भी रहे हैं, हमारे यहाँ वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग रहे हैं। माने आदित्यनाथ जी योगी की 3 पीढ़ी राजनीति में है। हमारे जो बालकनाथ जी का आश्रम है, उनके गुरुजी और उनके गुरुजी 3 पीढ़ी वो मंत्री रहे, फिर वो सांसद रहे। आर्य समाज की बात करूँगा, स्वामी रामेश्वरानंद जी, आनंद बोध सरस्वती, स्वामी इंद्रवेश जी, ये सब लोग राजनीति में रहे। पौराणिक जगत में भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं जो सन्यासी राजनीति में रहे हैं, क्योंकि सन्यासी राजनीति करेगा तो निष्पक्ष भाव से करेगा। सर, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जैसे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आपको टिकट दिया, इसके पीछे क्या कारण है? मेरा चुनावी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन राजनीति एक अलग विषय है। राजनीतिक दृष्टि से मैं बहुत लंबे समय से हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता थे उनसे जुड़ा रहा हूँ। माने बैरसिंह शेखावत साहब से मेरा बहुत लंबा संपर्क था, इमरजेंसी के टाइम से था, उस समय से मैं जुड़ा रहा। हमारे जितने भी शीर्ष लीडर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे, चौधरी देवीलाल जी रहे, इन सब लोगों से मेरा राजनीतिक संपर्क रहा। मैं सामाजिक काम करता रहा, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, गौ सेवा, एजुकेशन, शिक्षा, इस क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। और इसी बैकग्राउंड को देख करके ही कि इनका एक लंबे समय का 40 साल का लोगों से जनसंपर्क है, और मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बुला करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा जी, सेवा के काम में लगा हुआ हूँ कि ये सेवा इससे और अधिक हो सकती है। तो इसलिए मेरा ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई मेरा बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैंने इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा। सर, आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ के जो विपक्ष हैं वो आपके ऊपर विरोध कर रहे थे कि ये तो बाहरी है, ये तो जाट जाति का नहीं है। तो सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, विपक्ष की बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विपक्ष के लोग कह रहे थे बाहरी हैं, लेकिन इस देश में कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर के भी चुनाव लड़ सकता है। मेरी बाहर की जहाँ तक बात है तो 2014 में मेरे को 32 वर्ष राजस्थान में काम करते हो गए थे। यहाँ इस सीकर ज़िले में ही मुझे 25 साल काम करते हो गए थे। 25 वर्ष कोई व्यक्ति कहीं रह जाए और फिर भी यदि मुझको बाहर का कहेंगे तो मैं उसको एक बहुत ही ओछी सोच मानूंगा। बात रही जाति की, मैं एक सन्यासी हूँ और मेरा आर्य समाज से संबंध है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जातिवाद के ऊपर सबसे पहले प्रहार किया कि जाति मनुष्य और समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई, परमात्मा ने मनुष्य बनाया। वो किसी अलग अलग जातियाँ होती, जैसे पशुओं की अलग अलग पहचान है तो जातियों की भी अलग अलग पहचान होती। इसलिए मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम पॉलिटिकल बेस के ऊपर कम्युनिटी का बहुमत दे करके हम टिकट देते हैं, इससे योग्य व्यक्ति छूट जाते हैं। और मेरा तो जन्म भी जाट के घर में था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैंने कहा भी लोगों को कि मैं तो सन्यासी हूँ, जातिवाद को नहीं मानता हूँ,
लेकिन यदि तुम यही कहते हो कि भाई आप जाट घर में नहीं हो, तो मैं तो जाट घर में पैदा हुआ हूँ। बाद में मैंने वेद शास्त्र आदि पढ़े और मैं इस काम में लग गया। सर, आप शिक्षा नगरी सीकर के सांसद हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आपने सीकर में क्या क्या प्रयास किए हैं और आने वाले समय में क्या प्रयास रहेंगे? लंबे समय से मेरा संबंध शिक्षा से रहा है। लगातार मैंने शिक्षक का काम किया और संन्यास के बाद में 80 से मैं जब इस क्षेत्र में आया हूँ, तो मेरा एक ही काम था, बच्चों को मोटिवेट करना, गांव-गांव में जाना, लोगों के बीच में बैठना, लोगों को प्रेरित करना कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेटेड करो। और यहाँ सीकर की बात मैं आपको कहना चाहूँगा, सीकर का कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके अंदर साल में 2-3 बार मेरे कार्यक्रम नहीं हुए हों। उद्बोधन के, मोटिवेशन के कार्यक्रम मेरे होते रहे। उसके बाद राजनीति में आने के बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको कहना चाहूँगा, 2 बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। एक तो विश्वविद्यालय, तो हमारी पिछली गवर्नमेंट जब वसुंधरा सरकार थी तब यूनिवर्सिटी के लिए बजट स्वीकृत हुआ और आज वो विश्वविद्यालय रन कर रहा है। दूसरा मेडिकल एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज ये आया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सीकर में, चाहे वो कोचिंग हब है, चाहे मेडिकल का कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है, इसमें कहीं न कहीं मेरा प्रयास रहा कि हमारे सीकर को ये संस्थाएं मिलनी चाहिए। सर, मोदी सरकार को अब 8 साल पूरे हो गए हैं, तो सीकर को आगे लाने के लिए आपके क्या क्या कार्य करे पिछले कुछ समय में, और अब आने वाले समय में क्या रहेंगे प्रयास आपके? इस 8 वर्ष की अवधि में मैंने जैसे शुरू में कहा कि जब मैं सांसद बना तो ख़ास तौर से युवा पीढ़ी की एक डिमांड थी कि हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। संभाग की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज चूरू में चला गया था, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया और हमें मेडिकल कॉलेज मिला। इसके अतिरिक्त जब मैं सांसद बना तो हमारे यहाँ मीटर गेज की जो ट्रैक था उसको उखाड़ के छोड़ रखा था और 6 महीने से बंद पड़ा था। तब मैंने माननीय रेल मंत्री उसमें सुरेश प्रभु जी थे, उनसे निवेदन किया और आपको आश्चर्य होगा कि 6 साल से जो ट्रैक बंद पड़ा था वो 2 साल के अंदर उस ट्रैक के निर्माण होने के बाद गाड़ी चल पड़ी। आज 36 गाड़ियों का आवागमन सीकर के रेलवे स्टेशन से होता है। तो ट्रेन का काम हुआ, हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, लेकिन हमारी उपेक्षा मानिए, हमारे नेताओं की रुचि नहीं रही। उसका परिणाम क्या हुआ कि बीच में हमारे यहाँ कुछ ब्रेकअप हो गया। तो मैंने प्रयास किया कि भाई हमारे यहाँ अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए। तो एक बहुत बढ़िया इंडोर स्टेडियम अब बन करके तैयार हो जाएगा 6 महीने के भीतर। उसका काम चालू हो गया। 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बना है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ पर सेना में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बड़े अफसर हम नहीं दे पाए, मेजर लेवल के और ऊपर के अधिकारी हम नहीं दे पाए। उसके लिए हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, केवल एकमात्र इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में था। अगर सेकंड कोई कोच इस प्रकार का इंस्टीट्यूट आया है तो वो सैनिक एकेडमी के रूप में अपने यहाँ रलावता में जीन माता के पास आया। जिस दिन उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे, 60 बच्चे हर साल निकलेंगे जो डायरेक्ट एनडीए में भर्ती होंगे। और मैं समझता हूँ कि 5 साल बाद में, संस्था के शुरू होने के बाद में 5 साल बाद में आपको, जैसे आज डॉक्टर इंजीनियर गांव-गांव में हैं, आपको गांव-गांव में अफसर दिखाई देंगे। तो मेरा प्रयास है कि सीकर को हम बहुत कुछ दें। सर, आप एक सन्यासी हो। सन्यासी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, लेकिन सीकर की बात करें तो सीकर अब जाति और धर्म की तरफ बढ़ रहा है ज़्यादा। तो आप सन्यासी होने के नाते सीकर को इन सब से बाहर निकालने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, जातिवाद के बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि जाति, अब हमारे यहाँ 24 लाख वोट हैं। अब 24 लाख में सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट है, उनके तो केवल 7 लाख ही वोट हैं। जब तक सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक विकास नहीं हो पाएगा। सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और मेरा ये प्रयास रहता है कि 36 बिरादरी को सबको साथ लेकर के हम चलें और सबके विकास की। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये एक मिशन है हमारा और उसको लेकर के हम चलेंगे। बात रही धर्म की, लोगों ने धर्म को समझा नहीं, संप्रदाय को धर्म मान लिया। धर्म क्या है? सत्य धर्म है। सत्य आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। दया धर्म है, वो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। चरित्र धर्म है,
वो सबको अच्छा लगेगा। धर्म का अर्थ है धृधारणात्, सद्गुणों को ग्रहण करना धर्म कहलाता है। लेकिन ये संप्रदाय हो गए, तो संप्रदाय जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया जाता है, धर्म ईश्वरकृत है। और ये संप्रदाय जो हमारे यहाँ खड़े हो गए हैं ये मनुष्य के लिए घातक हैं। हमें सांप्रदायिकता से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी वेदों की संस्कृति है, हमारी रामायण की संस्कृति है, हमारे गीता की संस्कृति है, उस संस्कृति के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और उसने धर्मनिरपेक्षता के नाम के ऊपर जो यहाँ पर पक्षपात हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ है, बहुत हानिकारक हुआ है। और अब हिंदू जो है उसमें एक भाव जागृत हुआ है कि हम अपनी प्राचीन मौलिक संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू जागा है धीरे धीरे। तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुओं को दबाया गया, हिंदू संस्कृति को भी उपेक्षित रखा। अब धीरे धीरे लोगों में एक भाव आया है। तो धर्म को आगे बढ़ाना बुरा नहीं है, सांप्रदायिक विद्वेष जो है उसको कम करना आवश्यक है। सर, सीकर शिक्षा नगरी है और यहाँ पे छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, साथ साथ में उनकी समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बात करें पब्लिक टॉयलेट है वो भी यहाँ पे नहीं है, छात्रों को इसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती है। पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है और ना ही कोई पब्लिक पार्क है, और भी बहुत सी समस्याएं जैसे गंदी नालियाँ हैं, तो उनकी वजह से छात्रों को बीमारियाँ भी फैलती है। तो इनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे कि इन समस्याओं का जल्दी समाधान हो जाए? सीकर में एजुकेशन हब है और 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर का यहाँ पर रहता है। लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ख़ास तौर से रेलवे लाइन पार करके सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और ये मैं दुर्भाग्य भी कहूँगा या सरकार की सोच नहीं थी। जब तक व्यवस्थित डेवलपमेंट नहीं होता है कहीं भी शहर का, हमारे यहाँ यूआईटी का गठन बहुत देरी से हुआ है, नगर परिषद ने कभी ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा व्यवस्थित कॉलोनी बसाई जाती है तो उसमें पार्क भी होती, उसमें इंस्टीट्यूट भी होते, उसमें सब कुछ होता। लेकिन ये अव्यवस्थित कॉलोनीज लोगों ने काट दी, सरकार ने उसके पट्टे दे दिए। उसका परिणाम है कि ख़ासतौर से रेलवे लाइन पार करने के बाद में हमारे पास कोई ढंग का पार्क नहीं है। टॉयलेट के संदर्भ में आज ही माननीय कलेक्टर के महोदय के साथ बैठ करके, अधिकारियों के साथ बैठ करके बात हुई है। हमें जगह दे करके सार्वजनिक टॉयलेट बनाने हैं। बहुत जल्दी स्थान चिन्हित करेंगे शहर के अंदर भी और शहर के बाहर जो हमारा नवलगढ़ रोड है, पिपराड़ी रोड है, वहाँ चिन्हित करके वहाँ टॉयलेट, सार्वजनिक टॉयलेट बनाएंगे। नालियों की बात है, अमृत योजना के तहत समथिंग 300 करोड़ रुपया सरकार ने, भारत सरकार ने दिया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, लेकिन उसका ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ सरकार है, उनके पास बजट नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है, कभी कोई योजना नहीं बनती है। यदि वो पैसा ढंग से लग जाए तो आपको सीकर की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पार्किंग का भी हो सकता है, नालियाँ ढकी हुई हो सकती हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, सारा हो सकता है। यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव है क्योंकि नगर परिषद हमारी है नहीं और कांग्रेस में इच्छा शक्ति है नहीं। उसका परिणाम है कि ये अच्छा वातावरण नहीं बन पा रहा है। सीकर एजुकेशन नगरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें तो सड़क तो कनेक्टिविटी काफ़ी है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी सीकर में अभी भी बहुत कम है। अभी काफ़ी ट्रेनें चली है, लेकिन देखें तो जिस आधार पे होनी चाहिए उतनी रेल कनेक्टिविटी सीकर में नहीं है। तो इसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? रेलवे का प्रश्न आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको यही बता रहा था कि जब हमारे यहाँ मीटर गेज था तो मीटर गेज की ट्रेन सीकर और गंगानगर तक जाकर रह जाती थी। ब्रॉड गेज बना है और अब इलेक्ट्रिक का काम लुहारू तो कंप्लीट हो गया। चूरू ट्रैक के ऊपर कुछ काम अधूरा है, वो भी 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन इलेक्ट्रिक हो जाएगा उस दिन बहुत सी मेमू ट्रेन चलेंगी, बहुत सी लंबी दूरी की ट्रेन चलेंगी। आज की तारीख में भी मैंने जैसे अभी आपको बताया था 36 ट्रेनें चल रही हैं। दुरंतो जैसी ट्रेन आज हमारे पास है, कोटा की ट्रेन है, इंदौर की ट्रेन है, गंगानगर की है, हिसार की है, प्रयाग की ट्रेन है। खूब लंबी लंबी ट्रेनें हमारे पास में हैं और इलेक्ट्रिक होने के बाद में हमें बहुत सी मेमू ट्रेन मिलेंगी। दिल्ली की ट्रेन अभी दैनिक हो गई है, पहले वो सप्ताह में 3 दिन जाती थी, नित्य प्रति डेली जा रही है। और भी हमारे बहुत से ट्रैक हैं, जैसे अब ये नीमका थाना वाला ट्रैक है, मेरे क्षेत्र में आता है, तो रेवाड़ी नीमका थाना रिंगस होकर जयपुर की ट्रेन दिलवानी है, सामने ये अजमेर की ट्रेनें दिलवानी है। तो कई ट्रेनें अभी हमारे विचाराधीन हैं, लंबी दूरी की भी और छोटी दूरी की भी ये ट्रेनें मिलेंगी। एक बार इलेक्ट्रिक का काम हो जाए फिर उसके बाद में बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी।
सर, आप भाजपा से सांसद हो, तो भाजपा राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 2 गुटों में बटी हुई है। एक सतीश पूनिया जी का गुट है, एक वसुंधरा राजे जी का। तो इसको लेकर आने वाले चुनावों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पार्टी में गुट नहीं कह सकता मैं इसको। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हैं, सतीश जी हमारे अध्यक्ष हैं। भाजपा एकजुट है और एकजुट होने के कारण आने वाले समय के अंदर एक झंडे के नीचे खड़ी होकर के पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछली बार हमारी 163 सीटें थी, इस बार हमारी 163 से ज़्यादा जाएंगी। कांग्रेस के नेता खुद कहने लगे कि कांग्रेस 15 में सिमट जाएगी। 3-3 सांसद राज्यसभा के चुनने हैं, उनके पास एक भी उन कैंडिडेट यहाँ से देने के लिए नहीं है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं वहाँ के एमपीज़, वहाँ के मंत्री, वहाँ के एमएलएज सब बगावत कर रहे हैं, खुद बगावत कर रहे हैं। इसलिए हालात क्या है कि कांग्रेस सरकार खुद ही अपने आप डिस्टर्ब हो रही है। भाजपा को तो थोड़ा सा धक्का ही देना है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मिलकर चुनाव लड़ेगी। ना वसुंधरा जी का गुट है, न भाजपा का गुट है, केवल एक भाजपा एक सूत्र में बंधी हुई है। मोदी जी और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में वो एक सूत्र में बंद करके काम करेंगे। स्टेट में माननीय वसुंधरा जी हमारी बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सतीश पूनिया जी हमारे अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो उसके अलग ही रिजल्ट होंगे। सर, आखिरी सवाल ये है मेरा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को और सीकर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे क्षेत्र के नागरिकों से एक ही बात कहना चाहूँगा, ख़ासतौर से युवाओं से। ये उभरता हुआ भारत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है, हम ऐसा भारत बनाएं जो भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सके और उस भारत का निर्माण युवा कर सकता है। तो मैं युवकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक अध्ययन करें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें और देश की प्रगति के अंदर ध्यान दे करके, प्रगति तब होगी जब एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, हेल्थ अच्छी होगी। तो मेरा युवाओं से तो ये निवेदन है और क्षेत्र के नागरिकों से मेरा निवेदन है, हम सब मिल करके एक होकर के आपस का लड़ाई झगड़ा विवाद छोड़ करके और एक रूप में होकर के हम यदि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो जिला आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हमें एक सशक्त भारत बनाना है, एक उन्नत भारत बनाना है, एक शिक्षित और संस्कारित भारत बनाना है। उसके लिए खुद हमें शिक्षित, संस्कारित और उन्नत होना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोग सभी मिल करके पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, हमारे युवा पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, यही मेरा निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा नगरी सीकर से सांसद स्वामी सुबेदानंद जी सरस्वती। फिर मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा। आरजे टीवी 24 के माध्यम से हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।